हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान में चर्चा चल रही है संसदीय समितियों की, और संसदीय समितियों में हमने जो है पिछले टॉपिक में चर्चा की थी लोक लेखा समिति की, ठीक है। और लोक लेखा समिति में हमने बताया था ये सबसे क्या है, प्राचीन समिति है, और इसका गठन हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। तो लोक लेखा समिति आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और किया गया था 1921 में। कब किया गया था? 1921 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इस लोक लेखा समिति में यदि पूछा जाए सदस्यों की संख्या कितनी होती, तो हमने पढ़ाया था कि सदस्यों की संख्या इसमें है 22। कितने सदस्य होते हैं? पहले इसमें 15 सदस्य थे, लेकिन बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी है? 22। और इन 22 सदस्यों में हमने आपको बताया था 15 सदस्य कहाँ से आएंगे? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। तो टोटल सदस्य संख्या है 22। अब देखिए, यदि पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का, ठीक है। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। जैसे इस समय विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अभी हमने चर्चा की थी कार्यकाल इसका क्या होता है, तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, और वो वित्तीय वर्ष होता है, शुरू होता है इसका लोक लेखा समिति का 1 मई से शुरू होता है, और कब तक चलता है? 30 अप्रैल तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि गणपूर्ति यदि पूछी जाए कि लोक लेखा समिति में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए तब इसकी बैठक होगी, तो 1/3 सदस्य। कितने? जब तक 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक इसकी बैठक नहीं होगी। यानी कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 8 सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए, तब इसकी बैठक होगी, ठीक है। फिर हमने जो है चर्चा की थी कि इसके कार्य क्या है, तो कार्यों की हमने चर्चा की थी कि वित्तीय लेन देन से संबंधित जो है ये जांच करती है, और इसका कार्य होता है जो है महालेखा परीक्षक के साथ क्या करती है, अपनी रिपोर्ट का इसका परीक्षण करती है। इसलिए हमने बताया था कैग को, कार्य में बताया था कैग को लोक लेखा समिति का, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति का क्या कहा जाता है? मित्र व प्रदर्शक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्र व प्रदर्शक कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था इसी लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है, और लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने के बाद इसका कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखिएगा। अब जो है दूसरी समिति है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वो है प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, या इसी को अनुमान समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्राक्कलन समिति, और यही जो है सबसे बड़ी समिति होती है, और इसका गठन हुआ था 1950 में। कब गठन हुआ था? 1950 में। और किसकी सिफारिश पर? तो उस समय वित्त मंत्री थे। तो एक क्वेश्चन आता है, गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो गणतंत्र भारत का मतलब क्या हुआ? 1950 में भारत गणतंत्र बना था ना। तो गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किसका गठन हुआ था? प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। और ये सबसे बड़ी समिति है। इसके सदस्यों की संख्या जहाँ पे अपने यहाँ पे बताया था 22 होती है, तो वहां पे कितनी होती है? 30। कितने सदस्य होते हैं? 30। और वो 30 सदस्य ध्यान रखिएगा लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? जैसे यहाँ पे कहाँ से थे? लोकसभा से भी थे और राज्यसभा से भी थे। वहां पे 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, ठीक है। कार्यकाल उसका भी 1 वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष वही होगा। गणपूर्ति जो है 1/3 उसमें भी होती है। तो 30 का 1/3 निकालोगे तो कितने सदस्य उपस्थित होंगे? 10। वहां पे कितने सदस्य? 10। जैसे यहाँ पे हमने बताया अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के, वहां पे होंगे अध्यक्ष कौन होगा? जो सत्ता पक्ष का नेता होगा वो उसका क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, तो उसको भी समझ लेते हैं, है? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए।
चलिए तो अगली समिति देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्राकलन समिति या इसी को कहते हैं आकलन समिति या इसी को कहते हैं अनुमान समिति। ठीक है, अब ये भी आ जाए कि ये जो है वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, यह सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है। और इसका जब गठन की बात आए तो इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, और उस समय वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री जॉन मथाई है, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ, जॉन मथाई की सिफारिश पर। ठीक है, तो गठन कब हो रहा है? 1950 में। ठीक है, अब इसकी पूछी जाए सदस्य संख्या कितनी है, तो सदस्य संख्या इसमें 30। कितने सदस्य हैं? 30। और वो 300 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से है, लोक सभा से होते हैं ये 300 सदस्य। ठीक है, पहले इनकी संख्या 25 हुआ करती थी, लेकिन 1956 में बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 30। तो ये 1956 से हो गई है 30। ठीक है, पहले 25 हुआ करते थे और लोकसभा के ही सदस्य आएंगे। अब आ जाए इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष है। और इसका आ जाए वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो इसका भी वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब से? 1 मई से शुरू होता है, 30 अप्रैल तक। अब ये बात की जाए कि इसकी गणपूर्ति कितनी होती है, तो गणपूर्ति या कोरम इसमें कितना होना चाहिए तब इसकी बैठक होगी, तो कोरम होना चाहिए इसमें भी 1/3, यानी 1/3 का मतलब कितने सदस्य? 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए तब इसकी बैठक होगी। ठीक है, अब यदि आ जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो हमने बताया था, चर्चा की थी। इसमें अध्यक्ष होता है जो सत्ता का, यानी जिसकी सरकार होती है, तो सत्ता पक्ष का कोई सदस्य, सत्ता पक्ष का वरिष्ठ सदस्य है, कह सकते हैं वरिष्ठ सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। जैसे वहां पे कौन थे? विपक्ष के। ठीक है, यहाँ पे सत्ता पक्ष के, और शायद इस समय इसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट। तो देख लेना, चेक कर लेना, पहले यही थे, अब हो सकता है चेंज हो गए हो। बापट है, तो गिरीश बापट जो है ये इसके अध्यक्ष हैं प्राकलन समिति या आकलन समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसका सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, मंत्री परिषद का, यानी कोई भी मंत्री, ऐसा याद रखो, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो देखो, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसका सदस्य नहीं बन सकता, इसका सदस्य नहीं बन सकता। कौन है? गिरीश चंद्र। हाँ, यही होंगे, गिरीश बापट, पूरा नाम देखिएगा, गिरीश चंद्र बापट होंगे। ठीक है, वही होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसका गठन, तो गठन 1950 में हुआ था, लेकिन प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ही लेना, इसका गठन होता है जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो बजट प्रस्तुत करने के बाद, बजट प्रस्तुत करने के बाद इसका गठन कौन? तो देखिए, यानी कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। तो देखिए, वर्तमान में जो है अब प्राकलन समिति के अध्यक्ष बदल गए हैं और वो हो गए संजय जायसवाल है। कब से हो गए? सितंबर 2023 से हो गए। ठीक है, इसके पहले थे गिरीश बापट थे। ठीक है, अब संजय जायसवाल हो गए, ये नोट कर लेना, वर्तमान में प्राकलन समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए इस प्राकलन समिति का कार्य क्या होता है, इतना याद हो जाएगा भाई। प्राकलन समिति पूछा जाता है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है वित्तीय समितियों में? प्राकलन समिति हो जाएगा। प्राकलन समिति का गठन कब हुआ? 1950 में। किस मंत्री की सिफारिश पर? तो वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, जो कहां से आते हैं? लोकसभा से। और कहते हैं जैसा ही बजट प्रस्तुत होता है, उस बजट प्रस्तुत करने के बाद ही इसे प्राकलन समिति का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। ठीक है,
पहले इसमें सदस्य संख्या 25 हुआ करती थी, 56 से कितनी हो गई, 30 हो गई। कार्यकाल 1 वर्ष का। वित्तीय वर्ष क्या है, 1 मई से 30 अप्रैल। गणकूट या कोरम 1/3, यानी कितने सदस्य, हाँ। और इसमें अध्यक्ष होते हैं सत्ता पक्ष का वरिष्ठ सदस्य या वरिष्ठ सांसद जो भी होगा है, क्योंकि लोकसभा के ही होते हैं, तो लोकसभा का जो सांसद होगा वही क्या बनेगा, इसका अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। वर्तमान में कौन है, संजय जायसवाल। सितंबर 2023 से इसके पहले कौन थे, गिरीश बापट। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। अब इसके कार्य क्या है, तो लिख लो कार्य में, देखो वार्षिक बजट से संबंधित होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य होता है वार्षिक बजट से संबंधित होता है, वार्षिक बजट से संबंधित। तो देखो इसका प्रमुख कार्य वार्षिक बजट से संबंधित होता है। जब सरकार द्वारा, या ऐसे लिखो, देखो कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, कैग द्वारा, दूसरा पॉइंट लिखो, कैग द्वारा यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद मितव्यता के कार्य सुझाना है, यानी कम खर्च के सुझाव देना है। कम खर्च, या इसी को मितव्यता भी कह सकते हैं, के सुझाव देना, के सुझाव देना। इसी कारण इस समिति को, अगला पॉइंट लिखो, इसी कारण इस समिति को किफायत समिति या स्थायी मितव्यता समिति कहते हैं। किफायत समिति या स्थायी मितव्यता समिति भी कहते हैं। स्थायी मितव्यता समिति भी कहते हैं। इतना हो गया, स्थायी मितव्यता समिति भी कहते हैं। अब अगली एक और समिति की चर्चा कर लेते हैं, और वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हेडिंग डाल लीजिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अगली समिति हेडिंग डाल लीजिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। तो इस समिति का जो है सुझाव दिया था उस समय, जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम सुना है, गणेश वासुदेव मावलंकर ने, ठीक है। तो उन्होंने इसका विचार किया था, लेकिन इसको मूर्त रूप प्रदान किया 1 मई 1964 को, और वो समिति गठित हुई थी जिसका नाम था कृष्ण मेनन समिति। तो कब गठित हुई थी, 1 मई 1964 को इसका गठन हुआ। किस समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, इस समिति के विचारों का प्रतिपादन, इस समिति के विचारों का प्रतिपादन किसने किया, तो लिख लो गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन आ जाए मूर्त रूप किसने प्रदान किया, तो देखो मूर्त रूप प्रदान किया कौन सी समिति, कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति द्वारा। देखो गठन कब हो रहा है, तो गठन लिखिए 1 मई 1964 को इसका गठन हुआ, ठीक है। इसमें भी सदस्यों की संख्या ये पूछी जाए तो सदस्य इसमें भी कितने होते हैं, 22। और 22 में सेम जैसे लोक लेखा समिति में थे ना, यानी 15 सदस्य कहाँ से, लोकसभा से आएंगे, और प्लस 7 सदस्य होंगे राज्यसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। कार्यकाल
वही होगा, कार्यकाल होगा 1 वर्ष, और वो वित्तीय वर्ष होगा 1 मई से 30 अप्रैल तक। 1 मई से 30 अप्रैल। कोरम आपका वही होगा 1/3 ही होगा कोरम, यानी कितने सदस्य? 8 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक इसकी बैठक नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष लिखिए, देखो लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से किसी एक को, लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से, चाहे वो लोकसभा का हो सकता है चाहे राज्यसभा का, सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं राज्यसभा का सदस्य भी अध्यक्ष बन सकता है। तो इस प्रकार राज्यसभा का भी सदस्य इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो लोकसभा का भी हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, किसी का भी जो है सदस्य इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ये याद रखिए। जैसे हमने बताया कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी याद रखिए, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। लिख देना, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो कोई मंत्री किसी भी, ठीक है, किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। कार्य लिख लो, इसके कार्य लिख लो एक लाइन में। देखो, कैग द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत, कैग द्वारा यहाँ पे लिख देते। देखो कैग, कैग का मतलब नियंत्रक एवं मान्य का परिचय। लिखिए कैग द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में, सरकारी उपक्रमों के संबंध में, सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। एक तो ये कार्य है, और एक कार्य और लिख लो जल्दी से। देखिए, इस समिति का कार्य देश के लिए आर्थिक विकास के मार्ग को, देश के लिए आर्थिक विकास के मार्ग को, आर्थिक विकास के मार्ग को, आर्थिक विकास के मार्ग को चुनने और उसका विकास करने, मार्ग को चुनने एवं उसका विकास करने, उसका विकास करने, जो सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है, जो सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 समितियों की हमने चर्चा कर ली। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, दूसरी प्राकलन या आकलन समिति, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। और एक और समिति है जो पूछी जाती है, तो बहुत सारी समितियां, और वो है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।